इतिहास के जानने की जरूरत पड़ रही है ना, टॉपिक यही है हमारा। प्राचीन इतिहास की जानने का स्रोत, जानने का प्राचीन इतिहास के जानने का स्रोत यही पढ़ रहे थे। तब प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत में खोज, खुदाई, जिसमें लंबवत और क्षैतिज पढ़े थे ना, जैसे लंबवत पढ़ लिए, क्षैतिज पढ़ लिए। लंबवत मतलब वर्टिकल और क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल, ये पढ़ देखेंगे। सिक्के, मार्कर लिए दीजिए, नहीं चल रहा है। सिक्के, सिक्के वाला में लिखिएगा 206 BC से कितना तृतीय इतिहास की मुद्राओं की सहायता। सिक्के जो है 206 BC से 300 AD तक के जो है वो भारतीय इतिहास है। वो भारतीय इतिहास को क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने की सहायता देती है। किससे? तो मुद्राओं की सहायता से हम इसको जान सकते हैं। सो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें क्या कहा जाता है, प्राचीन सिक्के को आहत सिक्का। आहत सिक्के तक कहा कि जो प्राचीन सिक्के हैं उसको आहत सिक्का क्यों कहा जाता है। तो आहत सिक्का कहने का मतलब होता है ये आहत, या इसी को कहता है आघात करके। तो मतलब क्या होता है कि जो प्राचीन सिक्के होती थी उस पे मुहरे होती थी। तो मुहरे, जैसे मुहर, जो उस पे मुहरे होने के कारण इसको क्या कहा गया, आहत सिक्का। कौन सा सिक्का, आहत सिक्का। तो आहत सिक्का जो कहने का मतलब हुआ, तब मुहरे सिक्के के क्या होता था कि सिक्के से अवशेष क्या हुआ था, सिक्के के अवशेष से कलाक्रम की ज्ञात हुई। मतलब कि काल का भी उस पर क्या होता था, राजा जो होते थे वो क्या करते थे कि उसके जो सिक्का होता था उस सिक्का पे क्या होती थी, उसको आघात करके और उस पर क्या करते थे कि उस पर डेट अंकुरित करते थे, उत्कीर्ण करते थे ना। तो डेट को उत्कीर्ण होता था तो उस पर डेट भी लिखी हुई होती थी। उसके पीछे क्या होता था कि चित्रित भी हुआ होता था। और जो राजा का जो उस समय में काल हुआ, चित्रित, उसके बाद काल, उसके बाद कौन सा वंश परंपरा कब चल रही थी, कौन सी काल है, तो इसके अवशेष से क्या होता था, सिक्के को पता चलती थी। जो सिक्के बने होते थे वो सिक्के क्या होता था, ताम्र के भी बनी होती थी। किसकी किसकी बनी होती सिक्के, सिक्के बने होते थे वो आपका किसका, ताम्र मतलब तांबा का बना होता था, तांबा, चांदी, उसके बाद सोना, उसके बाद सीसा। इसका किसका किसका बना होता था, तांबा, चांदी, सोना और सीसा। मतलब अब बाद में क्या कहा था कि मिट्टी के अवशेष जो होती थी उससे भी मिलकी बनी होती थी। तो अब मुख्य रूप से जब ये इसका प्रयोग करके तांबा, चांदी, सोना, सीसा का सिक्काएँ बनाई जाती थी तो उसके क्या होता था कि इसके बने होने के कारण इसके पीछे क्या होती थी, इस धातुओं के पीछे अंकुर क्या करके उत्कीर्ण करके उस पर क्या है कि कोई राजाएँ अपना क्या चित्र उस पर अति उत्कीर्ण करवाया। तो उस समय में जो चलती थी उसके डेट। तो अब ये सब क्या होती है कि इससे कितना सौ से, तो 206 BC से 300 AD तक के आपको क्या पता चल जाता है, इस सिक्के से उस काल का निर्धारण और उस समय की पूरी जानकारी, हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। किससे की है, तो जो ये आहत सिक्का है वो आहत सिक्का कितना का, तो आहत
जो सिक्के हैं वो आहत सिक्के 5वीं सदी ईस्वी पूर्व, 5वीं सदी ईस्वी पूर्व की कितनी है, 5वीं सदी ईस्वी पूर्व की जो इसी को कहा गया पंच मार्क या आहत सिक्के। तो पंचमार्क या जो आहत सिक्के थे उस पे किसकी चिन्ह मिली है, तो मछली, सांड और सांड, उसके बाद आपका मिला है हाथी का, अर्ध चंद्र का। तो यही आपका मिला है पेड़, मछली, सांड, हाथी और मछली का जो आहत सिक्के होते उसे पंचमार्क सिक्के कहा गया। पंचमार्क सिक्के में मतलब क्या होती थी, इस चीन की उसमें पता चला है कि जो आहत सिक्के है उसमें पेड़, मछली कहेगा। अब इसमें क्वेश्चन बन जाएगी पांचों में से कौन, तो किसकी किसकी मिलेगी। तो यही आप कहे कि सिक्का तो जानते थे कि सबसे ज़्यादा गुप्त काल में सोना चला, यूनान सबसे पहले चलाया, लेकिन ये तो मालूम ही नहीं कि जो आहत सिक्के होती थी जिसपे उत्कीर्ण की जाती थी कितनी से ईसा पूर्व 206 से BC से 300 AD तक के, तो उस पर किसकी होती थी जो उत्कीर्ण हुआ होता था पीछे। तो कहा किसका मिला है, तो पेड़ का मिला है, मछली का मिला है, सांड का मिला है, हाथी का मिला है और अर्ध चांद, आधा चांद का क्या हुआ है कि उस पर चित्रण मिला है। सर्वाधिक सिक्के किस में चला, मौर्योत्तर काल में बने, सबसे ज़्यादा मौर्य उत्तर, मौर्य के बाद मतलब कौन सा काल, तो सबसे ज़्यादा कहा जाता है गुप्त काल में। मौर्योत्तर काल हुआ मौर्य के बाद, तो जहाँ कहा जाता है कि सब मौर्य के बाद ही सिक्का मतलब कुषाण के समय, तो सबसे ज़्यादा कहता है गुप्ता साम्राज्य में जो सोने के सिक्के ज़्यादा प्रचलन में थी। तो अब इसी में लिख लेंगे कि सब, अब लिख लीजिएगा कौन नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक सिक्के किसके बाद चली थी, मौर्योत्तर, सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रथम किस पर, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने, लेख लिखने का जो प्रथम शक था यौवन शासकों जो थे, यौवन शासकों यूनानी शासक जो था ना, वही यौवन शासकों के समय में क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा सर्वप्रथम सिक्के के लेख लिखने की कला यहीं से पता चली है। सर्वप्रथम पूछा हुआ था यहाँ से कि सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, समझ गए, तो वही कुषाण के समय में, समझ गए। तो उस समय पढ़ाएंगे कि उस जो अभी कुषाण काल पढ़ाएंगे ना, तो उसमें पूरे पढ़ाएंगे कि कौन साम्राज्य कितना प्रचलित किया। तो अभी तो सिर्फ साक्ष्य बता रहे हैं, साक्ष्य ना आपको बता रहे हैं कि साक्ष्य सिर्फ बता रहे हैं कि आपको कहाँ से किसकी जानकारी मिलती है, सिक्के के प्रचलन कहाँ सबसे ज़्यादा हुआ। अब आगे चलेंगे तो पूरा पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ साक्ष्य है, उसमें पूरा पढ़ाते चलेंगे। तो यहीं से आपका आगे के सर्वप्रथम सिक्के के लेख लिखने का कि क्या, यौन शासकों। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, सर्वाधिक शुद्ध सोना किसके समय में, शुद्ध सोने के सिक्के सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके काल में चला गया था, तो कुषाण के समय में। एकदम देखिए कॉमन क्वेश्चन है, फंसा लेगा यही। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, अब यही है ऑप्शन एकदम कॉम्प्लिकेटेड आती है, समझ गए, कॉम्प्लिकेटेड पूरा क्वेश्चन आता है। ऑप्शन दोनों मैच कर जा रहा है, क्योंकि जो बिहार का आप कह दीजिएगा पेपर BPSC, उसमें तो देखिए लिए क्या है एकदम जैसे ही दो एक से क्या होता है, एक सही दो सही A B C या एक से अधिक या इनमें से
कोई नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ से बना देगा कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के या सबसे अधिक सोने के सिक्के, सबसे अधिक सोने के सिक्के और शुद्ध सोने, तो दोनों में आ जाएगा। दोनों का अलग अलग आंसर बन रहा है ना कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण के समय में क्या सबसे अधिक सोने के सिक्के, सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किया गया, मतलब किसी के काल में शुद्ध था, एक में था कि शुद्ध नहीं है, मतलब कि उसमें तांबा कांसा भी मिलाई हुई है, तो मिक्सर वाला किस में चला है? आपके पास बहुत सोना है तो मतलब डुप्लीकेट भी रखे हुए हैं आप उसमें, इसमें कहेंगे इसके पास बहुत शुद्ध सोना का है, मतलब इसके पास जो भी सोना है मानक है, ये तो जाली परोस भी है, तांबू वाला पहन लेता है सोना दिखा देता है ना रे, तो वही हो गया कि इसके पास जो कुषाण के, इसके सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण के समय में, और सबसे अधिक सोने के सिक्के लड़की लोग को ज़्यादा पसंद होता है ना, जेवरात सिंगार। लड़का के पास खाली क्या होता है? शक्ति, पैसा ना, उस होता है शक्ति सबसे ज़्यादा मेरा पास हो, अब पावर का ज़्यादा, वही पावर के पीछे लड़की भागती है, तो पावर चाह रहा है वो लड़की, उसको चाह रहा है। अरे सर्वाधिक सोच से क्या है कि कम्बिनेशन जुड़ा हुआ है ना, तो कम जो उसका जो पैटर्न है वही फॉलो कर रहा है कि नहीं? तो अब वैसा नहीं है, लड़की को भी व्यक्तित्व चाहिए ना। अब वही लड़का अगर डिमांड कर रहा है यहाँ पे किसको, कि हमको जो व्यक्ति दहेज का प्रोसेस है ना, तो चाह रहा है ना कि हमको दहेज मिले, जैसे कि दहेज वही तो दहेज है, इसीलिए लड़की जैसे ही जन्म लेती है उसका जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या होता है, पैसा को एकत्रित करना चालू कर देते कि हमको दहेज देना होगा, पढ़ाती लिखाती कम वैसी बचा लेती है। अगर वही प्रोसेस बदल जाए, लड़का कहे कि नहीं हमसे सबसे ज़्यादा योग्य जो अथी है लड़की है उसको हम चुने, जिसके पास डिग्री सबसे ज़्यादा है वो उसको हम चुने, जो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है उसको चुने, तो अब जो परिवार जो दहेज के पैसा एकत्रित कर रहा है वही उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा एजुकेशन, हैं तो पढ़ा लिखा के भी पैसा मांगता है, तो सोचता है कि पढ़ाई वो करे पैसों दे, लेकिन अब प्रोसेस बदल लिया, पढ़ लिख आप उस लेवल पे चले गए तो अब कोई बात नहीं है, इक्वल हो जाता है। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण और सबसे अधिक सोने के सिक्के किसके में चले जाएगा? ये अच्छा पढ़ा लिखा वाला मिल जाएगा, अच्छा जैसे है उसमें तो लाइफ टाइम आपको ना पैसा देता रहेगा, हैं प्रेशराइज आप नहीं ना है कि कहीं से पैसा लाइए कहीं से पैसा, गलती से आपका नौकरी चल गया वो भी पैसा आपको खिला सकती है ना। अगर उस वाला में है तो दहेज तो ले लिए, कितना दिन चल जाएगा, शादी जितना पैसा लीजिएगा उतना खर्च होता है। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण और सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? गुप्त काल में। सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्ता हो गया, यहाँ से नेक्स्ट लिखिएगा गुप्त काल में जारी किया गया। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्के का अध्ययन लिख लीजिएगा। सिक्के का अध्ययन सिक्के का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स लिखेगा। न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स सिक्के का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स। यही हम आपको पहला पढ़ा दिए सिक्का। तो सिक्का के बारे में आपको क्या पढ़ा दिए कि जो प्राचीन इतिहास के जानने का स्रोत है वो सिक्का भी जानने का स्रोत है। तो जानने का सिक्का कैसे स्रोत है? तो सिक्का जानने का स्रोत है कि वो क्या बता रहा है
कि सिक्का जो हमारा प्राचीन अवशेष है उस प्राचीन इतिहास को, तो मतलब कि जब भी हम पुरातत्व की खुदाई कर रहे हैं पुरातात्विक स्वरूप में, तो जो सिक्का मिलता है तो उस पर क्या होती है कि वो सिक्का तो पहले क्या है कि तांबा, शीशा, कांसा ये सब के रूप में, सोने, चांदी इसकी बनी होती है। और उस शीशा पे क्या होता है कि जो उस समय का साम्राज्य है उस पर क्या होता है कि उसकी उत्कीर्ण करके उस पर काल निर्धारित होती है, तो वो काल बताने में भी पता चलता है। और उसके बाद काल निर्धारण के बाद कौन सी राजा का वंशज था या किस राजाओं का समय में ज़्यादा सिक्का मिला, कौन सी राजा के जो उत्कीर्ण किया था, कौन से सिक्के चलाए थे, वो चांदी के चलाए, तांबे के चलाए, सोने का चलाए, किस धातु का ज़्यादा प्रयोग हो रहा था। तो ये सब अवशेष की जानकारी हमको कौन देता है, सिक्के से मिलती है। तो सिक्के से इतिहास को जानने का स्रोत हमको कब से कब तक मिलता है, तो 206 BC से 206 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के जानकारी हमको मिल जाती है, किससे, सिक्के से मिलती है। उसके बाद भारतीय इतिहास में मुद्राओं की सहायता से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, भारतीय इतिहास में मुद्राओं की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, किसकी, भारतीय इतिहास को, प्राचीन इतिहास को हम जान सकते हैं मुद्राओं की सहायता से। उसके बाद प्राचीन सिक्कों को हम क्या कहते हैं, आहत सिक्के कहते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें मुहरें होती है और सिक्का को क्या कहा जाता है, आघात करके उसको बनाई जाती है और उसमें मुहरें होने के कारण क्या होती है, उसको आहत सिक्का भी कहा जाता है। अब आहत सिक्का बने किसके होते हैं, तांबा, चांदी, सोना और शीशे के स्वरूप में भी अधिक सिक्के बनी होती है। उसके बाद कहा कि जो आहत सिक्के हैं वो मुख्य रूप से हमको कब जानकारी देती है, तो 5वीं सदी ईसवा पूर्व तक के क्या होती है, उसकी जानकारी देती है। उस पर पंचमार्क सिक्के भी इसको कहा जाता है आहत सिक्के। क्यों, तो जो उसके पीछे चित्रित हुई रहती है, मतलब चित्र बनाया रहता है, उस चित्रण में किसकी छाप आती होती है, चित्र, पेड़ की, मछली का, सांड का, हाथी का और अर्धचंद्र का। उसके बाद सर्वाधिक सिक्के किसके काल में मिले हैं, तो कहेंगे कि सर्वाधिक सिक्के किसके काल में बने हैं, मौर्योत्तर काल, मौर्य के काल में। सर्वप्रथम सिक्के पे लेख लिखने का कार्य कौन किए, तो यौवन शासकों ने किए हैं, वो आगे पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके काल में चले, कुषाण के समय में कहेगा सबसे पहले लेख लिखने का कार्य कौन किए, तो यौवन शासकों। सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के तो क्या है, कुषाण में भीम कटफिसेस जो राजा थे उसी के समय में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के। आगे सब राजा के पढ़ाएंगे कुषाण में से भीम कटफिसेस, कुजुल कटफिसेस, भीम कटफिसेस के बारे में। सबसे अधिक सोने के सिक्के किसके काल में, गुप्त काल में सबसे ज़्यादा चलाया। तो यही सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा था, जिससे सिक्कों के अध्ययन की जाती है, तो न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों की अध्ययन। तो सिक्का भी अब क्या बता दिया, प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में आपको बता दिया। यहाँ से सिक्का, उस पर के चित्र, सिक्का का काल, सिक्का बना क्यों, कब सिक्का बना, किसके काल में सिक्का बना, कौन सिक्का को सबसे ज़्यादा चालू किया, किसकी सत्ता इससे सिक्के ज़्यादा अधिक बनती है, पूरा हो गया। अब इस सिर्फ स्रोत में हम इतना पढ़ाए हैं आपको, इस स्रोत ने प्राचीन इतिहास को जानने के सिर्फ स्रोत में सिर्फ हाईलाइट बिंदु है। अब अंदर जाएंगे तो किसके काल में कैसी सिक्का चली, अब वहाँ पे पूरा लिखाते चलेंगे, समझ गए, वहाँ से अब स्टोरी चलेगा। अभी तो सिर्फ हम आपको जानने का स्रोत पढ़ा रहे हैं, अभी वही ना पढ़ा रहे हैं, अभी तो चालू ही नहीं हुआ इतिहास, अभी तो सिर्फ स्रोत है। सिर्फ स्रोत है। मूर्तियों का निर्माण कब हुआ, कुषाण होती है। वो मूर्तियाँ कितने तरह से होती है, तो 2 तरह से। एक कौन, तो वैदेशिक मतलब विदेशी, वैदेशिक कहने का मतलब विदेशी, विदेशी। और दूसरा वाला में आपको कौन सा, देसी, या उसी को कहते हैं स्वदेशी, स्वदेशी। तो जो आपका विदेशी है या वैदेशी, विदेशी,
जिसमें कौन है मथुरा कला, मथुरा कला पूरा कौन है स्वदेशी। आगे पढ़ेंगे इसका पूरा कला का, इसके बारे में, मथुरा स्वदेशी कला के बारे में। तो यही हो गया। यहीं पे दो तरह से मूर्तियों के निर्माण कुषाण काल में प्रारंभ हुए। तो जानते हैं कि मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से, तो उसी समय में क्या हुआ था कि कहा जा, जैसे कि आप पढ़ाएंगे बौद्ध, तो उसमें पढ़ाएंगे कि बौद्ध में दो था, महायान शाखा, हीनयान शाखा। तो उसमें से क्या हुआ कि मूर्ति का प्रचलन वहाँ से प्रारंभ होती है बुद्ध से। उसके बाद दूसरे शासकों को कुषाण क्या होता है, उस समय में वैष्णव संप्रदाय के मानने वाले, तो फिर उसकी मूर्ति कला प्रचलन हो जाती है। तो यही यहाँ पे मथुरा कला का यूज होगा। तो अब बौद्ध स्तूप, जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे ना, तो उसमें पढ़ेंगे। और इसको जब फिर उसके बाद कुषाण शासक पढ़ेंगे, जैसे साम्राज्य की दौर पढ़ेंगे ना, तो उस समय में देखेंगे। तो वही अभी सिर्फ जाने की मूर्तियों से भी जानकारी मिलती है, अवशेष मिला है। तो मूर्ति के निर्माण कब चालू हुआ, कुषाण काल में प्रारंभ होगी। दो तरह से होती है, एक वैदेशिक, विदेशी जानकारी, विदेशी जो थे उस कला को अपनाया। दूसरा स्वदेशी जो मथुरा कला था, वो पूर्ण रूप से कौन सी कला थी, स्वदेशी कला थी। इसको लिखिएगा। सूत्र एवं हैं कि वेदांत सूत्र एवं स्मृतियाँ लिखाए हुए थे। तो ये क्या हो गई, आपकी साहित्य जानकारी हो गई ना। साहित्य तक मतलब जो सिक्का तक था वो आपकी कैसी जानकारी दे रही थी, पुरातात्विक जानकारी दे रही थी। अब वेदांत क्या है, लिखी हुई साक्ष्य स्वरूप में। तो इससे आपकी कौन सी जानकारी मिलती है, तो इससे आपका साहित्य जानकारी मिलती है, साहित्य के स्वरूप में। यही ना प्राचीन इतिहास की साहित्य के स्वरूप में हमको जानकारी मिलती है। तब वेदांत सूत्र एवं स्मृतियाँ में किससे मिल रही है, साहित्य स्वरूप में मिल रही है जानकारी। तो यहीं से आपका जो वेदांग हो गया। तो अब जो आपको कहा गया कि वेदांग है क्या, इसी स्वरूप में आपको है। तब वेदांग जो होता है वो मुख्य रूप से क्या हो रहा है, वैदिक ग्रंथ। कौन सी ग्रंथ, वैदिक ग्रंथ जो होता है उसी के स्वरूप में जो वैदिक हो गया, उसमें क्या कहेंगे इसको, वैदिक ग्रंथ। वैदिक ग्रंथ जो हुआ कहलाता है। वेद में जानते हैं कौन कौन वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वही 3 वेद हो गया। अब क्या हो गया कि अन्य 3 वेद, मतलब ऋग्वेद अलग हो जाती है, फिर उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब देखेंगे कि ऋग वैदिक काल और उसके बाद वाला में पूरा हो जाता है उत्तर वैदिक काल। यही 2 तरह से पढ़ेंगे वैदिक काल में। तो अब यही वैदिक ग्रंथ को अन्य कितना वेद, अन्य 3 वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। यही है, इसी को कहा जाता है आपका पूरा को वेदांग। इसी को क्या कहा जाता है, वैदिक ग्रंथ जो होती है अन्य 3 वेद। वेदांग कहा ना, तो वेदांग में कौन आ गया, अन्य 3 वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। इस सब को क्या कहा जाता है, वेदांग। और इसी को जो इसमें ग्रंथ, इसको कहा गया कौन सा, वैदिक ग्रंथ। मतलब वैदिक काल में जो ग्रंथ थी जिससे हमको साहित्य जानकारी मिलती है, उसमें क्या क्या, ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद है, वेदांग है और अन्य 3 वेद है। यही हमारे। अब क्या हो गया कि जो ये वेद है, उस वेद को क्या, वेदों को समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए किसका प्रयोग किया गया, वेदांग का। किसका, 6 वेदों को समझने के लिए आपको वेदांग की रचना की गई।
क्या हुआ, वेदों को समझने के लिए यही क्या हो गया, 6 वेदांग की रचना की गई। तो 6 वेदांग में कौन आया था, कहा ये वेद है। वैदिक ग्रंथ में अन्य 3 वेद, अन्य 3 वेद ब्राह्मण, अर्णयक, उपनिषद, यही 6 न मिल के वेदांग आया। तो यही 6 वेदांग को क्या कहा गया, ये वेदों की क्या है, 6 वेदांग है जो वो वेदांग की रचना की गई किसके लिए, तो वेदों को समझने के लिए। तो कहा वेदों को समझने के लिए हमारे पास कितने वेदांग की आवश्यकता है। अब वेदांग कितने से मिलके बनी हुई थी, वेदांग में होते कितने हैं, तो ना कहेंगे कि 6 में ये आ गया अन्य 3 वेद, और आपको कौन सा, ब्राह्मण, अर्णयक और उपनिषद, यही आपका क्या चला गया, यही आपका वेदांग। वेदों को समझने पढ़ लिए थे ना प्रमुख स्मृतियाँ, पीछे पढ़ के आए थे ना स्मृतियाँ में क्या क्या थी सो। तो स्मृतियाँ में देखेंगे प्रमुख स्मृतियाँ का नाम, प्रमुख स्मृतियाँ में कौन, याज्ञवल्क्य के स्मृति, याग क्या, ऊपर से नारद, गौतम स्मृति। प्रमुख स्मृतियाँ में आ गया मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति और नारद स्मृति। मनु स्मृति को लिख लीजिएगा, सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति, सबसे प्राचीन हो गया। वेदांग सूत्र एवं स्मृतियाँ, वेदांग सूत्र स्मृति में है कि वेदांग सूत्र स्मृतियाँ क्या हुआ कि हमारे साहित्यिक प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत में क्या है, साहित्यिक जानकारी देती है। और इस साहित्यिक जानकारी में आपको क्या है, वैदिक ग्रंथ या अन्य 3 वेद। वेदांग क्या कि वेदांग कौन कहलाता है, वेदों को पढ़ने के लिए, तो वेदों को पढ़ने के लिए वेदांग की संरचना की गई। अब वेदांग में कौन हो गया, वैदिक ग्रंथ और अन्य 3 वेद। अन्य 3 वेद में है ब्राह्मण, अर्णयक और उपनिषद, ये तीनों 6 मिलके क्या हो गया, वेदांग कहलाए। तो वही कहा वेदों को समझने के लिए किसकी निर्माण की गई, 6 वेदांग की निर्माण की गई। समझ गए ना, यही 6 वेदांग का। अब कहा कि इसमें स्मृतियाँ होती हैं सो, तो प्रमुख स्मृतियाँ में दे दिए जानकारी मिलती है, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति, उसके बाद गौतम स्मृति, और उसके बाद सबसे प्राचीन स्मृति किसको कही गई, मनु स्मृति को। अब लिखेंगे साहित्य के स्रोत में ही क्या हो जाएगा, महाकाव्य कौन हो जाएगा, प्राचीन इतिहास का स्रोत है जानने की स्रोत। तो उस प्राचीन इतिहास के स्रोत में सबसे पहले किसको, तो वैदिक ग्रंथ को माना गया, वेद को दिया गया मुख्य रूप से। और वैदिक ग्रंथ के बाद अति प्राचीन स्रोत के लिए जानने के लिए किसको कहा, महाकाव्य को। तो महाकाव्य में 2 महाकाव्य प्रमुख रूप से बताया गया, कौन है, कहा कि वैदिक के बाद, किसके बाद, वैदिक ग्रंथ के बाद किसको, महाकाव्य की जानने की जानकारी मिली। तो अब महाकाव्य में कहा कौन सा महाकाव्य, 2 महाकाव्य कौन, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत। तो अब जो रामायण महाभारत का है, तो कहा कि जो रामायण महाभारत जो है ना, तो इतिहास जानने की स्रोत में जानकारी देती है, लेकिन इसको इतिहासकार है उसको मिथक के श्रेणी में भी रखे। मिथक श्रेणी कहने के मतलब है कि इसमें जो बहुत सारी कहानी है रामायण और महाभारत की, तब उसमें मिथक के श्रेणी में इतिहासकार रखे हैं कि ये कल्पनाओं पर आधारित है। मतलब कि बहुत सारे इसमें जो स्टोरी है ना, वो कल्पना लगता है, ये तार्किक नहीं लगता है। मतलब होती है ना कि बहुत सारी रामायण में महाभारत में वो लगता है कि कल्पना स्वरूप में है और ज़्यादा तर्क नहीं दे पाती।
इसीलिए कहा गया कि इसमें से अब क्या है, लेकिन इसको इतिहास स्वरूप में मानने का स्वरूप में होता है कि ये हमारी क्या है, भारत की संस्कृति के बारे में बताती है। रामायण आदि, रामायण क्या आदि काव्य महर्षि वाल्मीकि जी ने वेद, इससे प्राचीन भारत की क्या क्या जानकारी मिलती है? सामाजिक, धार्मिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और दशाओं के बाद क्या करती है, वर्णन करती है। सो यही है महाभारत में पता चल जाता है। वाल्मीकि के जो रामायण है उसमें कितने श्लोक थे पहले? अगर श्लोकों की संख्या पूछ दे, कितना श्लोक? 6000। कालांतर में आगे जैसे काल आगे बढ़ता गया था, कितना हो गया? 12000 श्लोक हो गए। और आगे फिर कितना श्लोक है अभी वर्तमान में? 24,000 श्लोक है। सो यही है रामायण में 24,000 श्लोक। क्या है? चतुर्विंशति। कौन सी संहिता? शासी संहिता भी कहा जाता है। किसको? रामायण, राम कथा पर। किसके? ग्रंथों का अनुवाद, कथा पर ग्रंथों का अनुवाद जो हुआ सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ। किस पे? राम कथा पर आधारित। राम कथा पर आधारित क्या? ग्रंथों का अनुवाद, मतलब रामायण ग्रंथों का अनुवाद सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन में हुआ सबसे पहले। सो यही है। तो यही आप समझ लिए रामायण क्या है। अब इसमें आदि काव्य की रचना है जो महर्षि वाल्मीकि ने कही थी। इसमें कितने श्लोक है? 6000 श्लोक थे। कालांतर आगे में 12000 और उसके बाद आगे होकर के कितना हो गया? 24,000 श्लोक हो गए। इस श्लोक 24,000 श्लोक होने के कारण इसको क्या कहने लगा? रामायण को चतुर्विंशति शासी संहिता भी कहा जाता है। और राम कथा पर आधारित पहला बार अनुवाद कहाँ की गई? तो चीन में की गई। सो अब लिखेंगे महाभारत। महाभारत में 8000 श्लोक की संख्या कितनी थी? 8800 श्लोक। अब कितना था? जब 8800 था तो इसको क्या कहा जाता था? जय संहिता कहा जाता था। आगे कितना हो गया? 24,000 होने के पश्चात देखिए श्लोकों की संख्या 8800 था। तब कितना क्या कहला रहा था? जैवी संहिता। आगे कितना हो गई? पश्चात आगे कितना हो गए? 24,000 श्लोक हो गए। और 24,000 जब श्लोक हो गए तो अब इसको क्या कहा जाने लगा? 24,000 श्लोक हुआ तो इसको भारत कहे जाने लगा। भारत क्यों कहा जाने लगा? तो भारत कहा जाना इसलिए लगा क्योंकि इसमें भारत जन की कथाएं थी।
जो महाभारत में पूरी कथाएं हैं किसकी पता चलता है, तो इसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक दशाओं की वर्णन होती है। तो कौन से जन, भारत के जन के बारे में, तो भारत के जन के बारे में होने के कारण महाभारत में आपको क्या कर दिया गया कि इसमें जब श्लोक 8,800 था, जय संहिता था, 24,000 हुआ जब श्लोकों की संख्या, तब क्या हो गई, महाभारत कहे जाने लगा, भारत कहे जाने लगा। क्यों भारत कहा गया, तो भारत की जनों की उसमें चर्चा की गई है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, भारत की गई। नेक्स्ट लिखे, कालांतर में आगे क्या कालांतर में आगे महाभारत से कर रहे हैं चर्चा, यही ना कर रहे हैं। तो ये कालांतर में आगे आपके होने के कारण कितना हो गया, श्लोकों की संख्या, श्लोकों की संख्या हो गई 1,00,000 और 1,00,000 श्लोकों की संख्या होने के कारण आपका क्या करा दिया गया कि इसको नाम बदल सतसाहसी संहिता, सतसाहसी संहिता, या इसी को कहा गया कौन सा, महाभारत। कौन सा भारत, महाभारत कहा गया। तो अब समझे इसी पूरी बात कि महाभारत क्या, तो दो तरह से देख लिए कि क्या महाकाव्य हमको दो तरह से जानकारी देती है। कौन दो तरह से जानकारी देती है महाभारत हमको, तो एक जानकारी देती प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत में साहित्य स्रोत। तो साहित्यिक स्वरूप में कहा कि सबसे पहला जो किसका है, तो वेद को रखा गया, और वेद के बाद हमारा कहा गया कि महाकाव्य को भी ली गई। तो महाकाव्य में मुख्य रूप से कौन महाकाव्य दो, तो एक रामायण और महाभारत। कहा कि जो रामायण महाभारत है उससे क्या है, एक तो हो गया रामायण और एक महाभारत। तो रामायण और महाभारत में मुख्य रूप से है कि दो तरह से, एक रामायण महाभारत तक कह दिए थे ना कि जो आगे इसमें हो गया कि इतिहास के जानने के स्रोत में है कि दो तरह से इतिहास को जान सकते हैं। किसके स्रोत में, तो एक हम लोग जान सकते हैं किसमें, साहित्यिक स्रोत के रूप में दो तरह, एक रामायण और एक महाभारत, दोनों महाकाव्य के स्वरूप में है। अब महाकाव्य के स्वरूप में होता है कि अब इसमें ग्रंथ में क्या हो गया कि महाभारत और रामायण, तो कहा कि ये भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई है। अब भारत की संस्कृति में भारत स्वरूप से मान्य है। तो अब यहाँ पे कहा लेकिन इतिहासकार के स्वरूप में जो इतिहास प्रमाणित करता है उसमें जो ये ग्रंथ है इसको क्या, रामायण महाभारत को मिथक के स्वरूप में मिल जाएगा। मिथक के स्वरूप में कहने का मतलब होता है मिथक शब्द के अर्थ, यही ना हमको है कि मिथक क्या होता है। सो तो मिथक मतलब होता है क्या है कि कल्पना स्वरूप या कल्पना के स्वरूप में, मतलब कि ये जानकारी जो है वो तार्किक नहीं, मतलब कि है तर्क, इसमें बहुत सारी कहानियाँ होती है जिसको कहा गया कि तर्क नहीं बैठता है। इस तर्क नहीं होने का लगता है कि कल्पना अपने से कल्पना के स्वरूप में उसको गठित की गई है। तो इस स्वरूप में भी कह दिया जाता है कि ये क्या है कि मिथक के स्वरूप में, लेकिन भारतीय मान्यता होने के कारण भारत की संस्कृति के स्वरूप में जुड़ता है। इसीलिए बाद में वेद ग्रंथ के बाद, वेदांग के बाद, वैदिक ग्रंथ के बाद किसकी रखी गई है, दो, रामायण और महाभारत। तो अब हमको जानना है कि रामायण कौन लिखे, महाभारत तो बहुत बाद में लिखी गई है ना। तो यही रामायण और महाभारत, तो रामायण महाभारत का महाभारत नाम क्या पड़ा, पहले क्या थी, कैसे श्लोकों की संख्या उसमें बढ़ती चली गई। सो तब यही कहा गया कि जो दो हो गया आपका कौन, एक रामायण एक महाभारत। महाभारत में रचना का वेद कौन है, रचना कौन की है महाभारत का, वेद व्यास। कौन है, प्राचीन भारत की जानकारी मिलती। प्राचीन भारत में कौन सी, सामाजिक धार्मिक राजनीतिक दशाओं का वर्णन है। किसकी दशाओं का वर्णन है, सामाजिक धार्मिक राजनीतिक दशाओं का वर्णन करती है कौन, महाभारत में है। सो तक कहा महाभारत में इसकी वर्णन मिलेगी ना, व्यक्ति क्या हुआ लड़ाई हो रहा है, जानते हैं ना महाभारत। तो महाभारत में आप लोग पढ़े होंगे पूरा कि महाभारत क्या थी कि मुख्य उसमें है कौरवों और पांडवों जो क्या होती, द्रौपदी के साथ वस्त्र के लिए, जो द्रौपदी ना है, द्रौपदी जी के क्या होता है कि वस्त्र हरण होता है, उसी के स्वरूप में ये युद्ध हो जाती है सत्य और असत्य के लिए, यही उसका पूरा है। सो तो वहाँ पे भी है
ये वाला जो इसमें देखेंगे तो उसमें जो पांडवों की जीत होती है तो कहा सत्य की लड़ाई में हो रही है सो उसकी कथा है। तो कहा कलांतर में जो वो कहानी महाकाव्य है उसमें क्या है कि शुरू में जो लिखा गया था कला इसमें तो उसमें कितने थे श्लोक 8800 श्लोक था। उसको क्या जब 8800 श्लोक है तो जय संहिता नाम पड़ा और जब 24,000 श्लोक की संख्या हो गई पश्चात तो इसको क्या कहने लगा भारत कहे जाने लगा। मतलब 24,000 श्लोक आगे हुआ तो भारत क्यों तो भारत के जन भारत के लोग की कहानी थी इसीलिए इसको भारत नाम दिया गया। आगे कालांतर में श्लोकों की संख्या है 1 लाख मतलब उसमें बढ़ता चला गया तो उसको क्या नाम दिया गया सतसाहसी संहिता। और इसी सतसाहसी संहिता के बड़ा हो गया श्लोकों की संख्या 1 लाख से अधिक तो उसको क्या कह दिया गया महाभारत। समझ गए यही महाभारत की कहानी है। सो अब देखेंगे रामायण। रामायण क्या है ये हमारा आदि काव्य ये भी है। रचना कौन की है महर्षि वाल्मीकि जी। इसमें शुरू में श्लोक की संख्या था 6,000 कालांतर में आगे बैठकर कितनी चली गई 12,000 चली गई फिर आगे बढ़कर कितना हो गया 24,000 श्लोक हो गया। जैसे ही 24,000 श्लोक हुआ इसका नाम क्या हो गया चतुर्वशी साहसी संहिता भी नाम इसको कहा जाता है। सो रामायण को कहा कि रामायण पे किस पे राम कथा पर ग्रंथों का अनुवाद में सबसे पहले कौन अनुवाद किए तो चीन में किया गया। सो यही 2 आपका हो गया कौन सा महाकाव्य। तो रामायण में भी देखिएगा तो वही मर्यादा मतलब कि जो अपने जो उनके पिता वचन दिए रहते हैं अति तो वही वचन को निभाने को अपनी पत्नी को दिए रहते हैं ना उनके पिताजी रहते हैं। सो तो उन्हीं के वचन को पूरा करने के लिए राम जी क्या होते हैं 14 वर्षों के लिए वनवास जाते हैं और वही वनवास के स्वरूप में क्या होती है जो सीता जी को हरण कर लिया जाता है तो वहाँ पे जाकर के फिर से वही युद्ध होती है रामायण राम जी का। तो वही पूरी कथा कहानी है किसकी रामायण की। सो तो वही 2 महाकाव्य कहानी के स्वरूप में इसको भी लिया जाता है। हमको सिर्फ किसको इतिहास के जानने के लिए। तो अब पूरा कहानी आप ना करेंगे कि महाभारत पूरा क्या है और रामायण पूरा क्या है तो वही एगो पढ़ने में हो जाएगा। तो यहाँ से चलिए कि वही स्रोत अब जानकारी भी जान लेंगे कि उसमें स्वरूप क्या है। सो जान लिए कि जिस स्वरूप में कहा गया है पुराण में लिखेगा ही जो हम पीछे पढ़े महाकाव्य काल का तो कहा ये सब तो पूरी जानकारी दे दी महाभारत रामायण ये सब स्टोरी लिख दिए। लेकिन इतिहास अब कहाँ ना पुराण आकर के कि पुराण हमें क्या दे रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध ज्ञान। कहा भारतीय इतिहास का क्या है तो कहा इतिहास जानने के लिए एक क्रमबद्ध जानकारी भी होनी चाहिए। काल होगा ना काल कर्म होगी ना कितना से इतना में घटित हुई है तो कहा यही जो साहित्यिक स्रोत हो गई महाकाव्य वो सही का सब बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई ये संस्कृति ये राजनीति धार्मिक लेकिन काल सही से नहीं बता पाया काल बताया नहीं। तो यही मिथक हो जाता है कि काल नहीं निर्धारित हो पाती है। जो महाकाव्य बता रहा है सो काल निर्धारित नहीं होने के कारण इतिहास कहता है कि इतिहास क्या है क्रमबद्ध जानकारी है। तो यही क्रमबद्ध नहीं होने के कारण वो मिथ्यक के स्वरूप में चला गया कि नहीं ये कल्पना स्वरूप भी हो सकती इतिहास नहीं मानेगा ऑथेंटिक। समझ गए। तो इसीलिए कभी कभी उसका साक्ष्य को नहीं मानता है धार्मिक साक्ष्य को। समझ गए। तो पूरा हम उसी पर ना चल जाएंगे। क्लियर किए ना। इसीलिए पूरा हम बोले वही क्योंकि मिथ्यक क्या क्रमबद्ध जानकारी इसीलिए डायरेक्ट कहें कि नहीं ये प्रमाणित नहीं करता है धर्मी नहीं अथी ना क्योंकि जो संस्कृति से ली लेकिन क्या हो गया। अब देख लेंगे कि यही पुराण लिखेगा। पुराण प्राचीन इतिहास का क्या करता है क्रमबद्ध ज्ञान। कौन ज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान यही ना कहा प्राचीन इतिहास है जो पुराण का क्या दे रहा है प्राचीन पुराण का रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्र सर्वा यही है। पुराण में प्राचीन इतिहास के क्रमबद्ध ज्ञान मिलता है। रचयिता कौन लोमहर्ष और पुत्र कौन थे उग्र सर्वा थे। हमको किसकी जानकारी देती है प्राचीन काल से गुप्त काल तक। प्राचीन
काल से गुप्त काल तक के। यही कह रहा है पुराण हमें प्राचीन आता है। ऐतिहासिक घटनाओं को परिचित कराता है। परिचित क्या कराता है? ऐतिहासिक घटनाओं को परिचित कराता है। परिचित कराता है, यही है। पुराणों की संख्या 18। अब इसमें कौन सी मुख्य पुराण में कौन सी पुराण से कौन जानकारी? मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, उसके बाद विष्णु पुराण से मौर्य वंश और गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो मौर्य के बाद आता है शुंग वंश की जानकारी मिलती है और गुप्त वंश। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। उसके कौन कौन स्रोत हम देख लिए साहित्यक में? साहित्यक में हम सबसे पहले देखें कौन? वेद वेदांग है जो ऋग्वेद, उसके बाद उत्तर वैदिक काल, फिर उसके बाद वेदांग 6 के पढ़ने का अवशेष, ब्राह्मण, आर्णायक, इस सब को स्वरूप में देखें। उसके बाद देखें कि 2 महाकाव्य उपनिषद, यही 6। उसके बाद महाकाव्य देखें, महाकाव्य में 2 महाकाव्य कौन? महाभारत और रामायण। कहा कि ये हमारी संस्कृति से जुड़ी होने के कारण इसका भी साक्ष्य प्राप्त होता है, सो देख लिए। लेकिन उसको मान लिया क्या है कि जो वो साहित्यिक रूप से लिखी गई है उसमें क्या है? काल क्रम का अभाव है। मतलब जो महाकाव्य है वो काल क्रम को नहीं बता पाता है और सही से काल क्रम नहीं बताने के कारण, क्योंकि इतिहास को हम पहले ही से जान सकते कि इतिहास किसको कहा जाता है? जो क्रमबद्ध जानकारी देता हो वही इतिहास है। लेकिन ये क्रमबद्ध मतलब काल सही से निर्धारित नहीं होने के कारण इसकी कथा को कहा देता है कि ये इसमें बहुत सारी कथाएं कल्पना स्वरूप में भी है जो हमें क्या दे रही है? मिथक जानकारी देती है, महाकाव्य के रूप में रखा गया। कहा कि जो कौन, तो अब उसके बाद जो पुराण आया वो पुराण कहा कि ये प्राचीन इतिहास का क्या है? क्रमबद्ध ज्ञान की जानकारी देती है। क्या देती है? पुराण है जो इतिहास का क्रमबद्ध, रचयिता लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्र सर्वा ने लिखे प्राचीन काल। इसमें क्या कहा कि ये क्रमबद्ध एक जानकारी देती है प्राचीन इतिहास के बारे में। कौन? पुराण। तो प्राचीन काल में कौन? तो गुप्त काल की ऐतिहासिक घटनाओं को परिचित कराता है। किसके? इसमें मुख्य रूप से कब से मिलती है? तो प्राचीन काल से गुप्त काल की जानकारी मिल जाती है। किसमें? पुराणों से। अब कहा कि ऐतिहासिक घटनाओं को परिचित कराता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अब यही पुराणों की संख्या में मुख्य रूप से मत्स्य पुराण में कौन सी? सातवाहन वंश, विष्णु पुराण में मौर्य वंश और गुप्त वंश, और वायु पुराण में शुंग वंश और गुप्त वंश। तो ये कालक्रम पूरा दे रहा है। तो यही जानकारी दे रही है पुराण। यही आपका हो गया प्राचीन इतिहास का स्रोत, जिसमें जान गए हम किस किस साक्ष्य के स्वरूप में हम प्राचीन इतिहास को जान सकते हैं। कौन कितना प्रमाणित है, सो कौन मिथक है, सो कौन कल्पना के स्वरूप में, कहाँ से काल निर्धारित होती है, कहाँ से क्रम निर्धारित होती है, कहाँ से विस्तार सभ्यता की खोज कैसे हुई, वो भी देख लिए थे कि क्षैतिज या लंबवत। लंबवत मतलब वर्टिकल और क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल। तो दोनों में देख लिए कि मुख्य रूप से उसकी अति क्षैतिज हॉरिजॉन्टल से क्या हो रहा है कि एक विस्तृत कोई सभ्यता संस्कृति की जानकारी दे रही है, जैसे हड़प्पा सिंधु। और जैसे कि देख लिए लंबवत, उससे काल क्रम किसी काल ईस्वी को निर्धारित करने में सहायता होती है। कौन? लंबवत, जिसमें छोटी सी क्षेत्र को, उसमें नवीन, ऊपर का क्षेत्र नवीन, नीचे का क्षेत्र। तो आपका यहाँ तक अब पूरा साक्ष्य हो गया, पूरा पढ़ लिए, जिसमें मुख्य रूप से कहाँ कहाँ से इतिहास की जानकारी मिलती है। सो अब हम उद्भव क्या पढ़ेंगे? टॉपिक लिख लीजिएगा, मानव का उद्भव पढ़ेंगे कल।